हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में वर्गीकरण का आधार या विधियां पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमने इकाई थर्ड स्टार्ट किया है आंकड़ों का संगठन। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया था कि आंकड़ों के संगठन के लिए आवश्यक होता है उन समंकों का या डाटा का जो है वर्गीकरण करना और सारणीयन आवश्यक होता है। तो वर्गीकरण क्या होता है, उसका अर्थ और परिभाषा मैंने बताया था। उसमें वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। और इस आज जो है पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्गीकरण का आधार या विधियाँ क्या होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, जब अनुसंधानकर्ता जो है डाटा को कलेक्ट करता है तो डाटा की कलेक्शन से लेकर और उसके परिणाम प्राप्त करने तक, निष्कर्ष निकालने तक कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो आंकड़ों का संगठन भी जो है उसमें एक प्रक्रिया होती है। आंकड़ों के संगठन के लिए क्या आवश्यक होता है, वर्गीकरण आवश्यक होता है और सारणीकरण आवश्यक होता है। तो वर्गीकरण का जो हम वर्गीकरण करेंगे, जो डाटा को क्लासिफाई करेंगे, उसका आधार या उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, किस आधार पर करते हैं या किस विधियों के अनुसार करते हैं, तो हम लोग इसमें ये अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, इसका जो आधार होता है, कई कई आधार होता है या ऐसी कई विधियां होती हैं। इससे पहला है, हम वर्गीकरण करते हैं भौगोलिक आधार पर करते हैं, समयानुसार करते हैं, गुणात्मक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, संख्या के आधार पर करते हैं। और ये गुणात्मक जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, साधारण होता है और बहुगुणी होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम पहला अध्ययन करते हैं कि भौगोलिक अथवा स्थानिक वर्गीकरण। भौगोलिक अथवा स्थानिक वर्गीकरण, देखिए जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसके नाम से स्पष्ट है, भौगोलिक आधार पर या स्थानिक आधार पर। इसके अंतर्गत जो है आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के संदर्भानुसार होता है। फ्रेंड्स, जो भौगोलिक अथवा स्थानिक वर्गीकरण होता है, इसके नाम से स्पष्ट है, स्थान के आधार पर या भौगोलिक स्थिति के आधार पर। जैसे कि देश हो गया, राज्य हो गया, शहर हो गया, जिला हो गया, कस्बा हो गया आदि। हम इसको एक उदाहरण के अनुसार भी समझ सकते हैं। उदाहरण देखने से पहले मैं रिटन फॉर्म भी आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भौगोलिक अथवा स्थानिक वर्गीकरण क्या होता है। इसके अंतर्गत आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक स्थितियों जैसे कि देश, राज्य, शहर, जिला, कस्बा आदि के अनुसार होता है या संदर्भानुसार होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या, अब इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अनुसंधानकर्ता ने जो है डाटा कलेक्ट किया और उसको जो है भौगोलिक आधार पर या स्थानिक आधार पर उसको क्लासिफाई करा यहाँ पर। जैसे कि भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या, अब ये क्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश क्या है, ये भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे लिखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 16.51% है। मतलब टोटल जितनी जनसंख्या है 121 करोड़, उसका जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो 16.51% है। और महाराष्ट्र की जनसंख्या 9.28% है, बिहार की जनसंख्या 8.6% है, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 7.54% है और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 20.3% है। तो यह जो है, ये वर्गीकरण उदाहरण है किसका, ये उदाहरण है स्थानिक भौगोलिक वर्गीकरण का। अब ये दूसरा समझते हैं, समयानुसार अथवा कालानुसार वर्गीकरण। समयानुसार अथवा कालानुसार वर्गीकरण, जिसको क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राप्त समंकों को समयानुसार वर्गीकृत करना अथवा कालानुसार वर्गीकरण कहलाता है। इसमें जो है प्राप्त समंकों को समयानुसार वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है, यह कालानुसार वर्गीकरण कहलाता है। इसे हम मतलब समय के अनुसार जो है या ईयर वाइज हम इसको कर सकते हैं, वर्ष दर वर्ष के आधार पर
हम इसको डाटा को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इससे समयानुसार अथवा कालानुसार वर्गीकरण कहते हैं। आप चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि समयानुसार अथवा कालानुसार वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो प्राप्त समंकों को समयानुसार वर्गीकृत करना कालानुसार वर्गीकरण कहलाता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर इधर वर्ष लिखा है, उधर चाय का उत्पादन लिखा है, पौंड में लिखा है। अब 2001 में चाय का उत्पादन कितना है, 366 पौंड है। 2002 में चाय का उत्पादन कितना है, 325 पौंड है। 2003 में चाय का उत्पादन कितना है, 256 पौंड है। 2004 में चाय का उत्पादन कितना है, 304 पौंड है। 2005 में चाय का उत्पादन कितना है, 291 पौंड है। 2006 में कितना है, 277 पौंड है। 2007 में कितना है, 274। 2008 में कितना है, 272। तो अब यहाँ पर जो है ये डाटा है, ये क्या है, ये डाटा है। इन डाटा को किसके अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, ये किया गया है जो है वर्ष के अनुसार, समय के अनुसार। इसलिए इसको जो है समयानुसार अथवा कालानुसार वर्गीकरण बोलते हैं। अब ये तीसरा पढ़ते हैं स्थिति अनुसार वर्गीकरण। स्थिति अनुसार वर्गीकरण किसे कहते हैं? देखिए इस विधि के अनुसार समंकों का वर्गीकरण जो है परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। जैसे महाविद्यालय के संकाय के आधार पर, जैसे किसी महाविद्यालय में संकाय होते हैं, कला संकाय होता है, वाणिज्य संकाय होता है, विज्ञान संकाय होता है, तो संकाय के आधार पर उसको किया जा सकता है। या आय के आधार पर किया जा सकता है, उच्च वर्ग, उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे, इस तरह किया जा सकता है। वैवाहिक स्थिति के आधार पर किया जा सकता है कि वैवाहिक स्थिति अविवाहित या अविवाहित, ऐसे किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि एक महाविद्यालय में विभिन्न संकायों के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण जो है किस प्रकार किया जाता है। लेकिन इसको समझाने से पहले मैंने यहाँ पर स्थिति अनुसार वर्गीकरण क्या होता है, यदि आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया है कि इस विधि के अनुसार समंकों का वर्गीकरण परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया महाविद्यालय के संकाय के आधार पर विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय, या आय के आधार पर उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, ऐसे कर सकते हैं। या वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित या अविवाहित, तो इस प्रकार कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है महाविद्यालय के विभिन्न संकायों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए संकाय लिखा गया है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान संकाय में कितने छात्र हैं, 1500 छात्र हैं। वाणिज्य संख्या में कॉमर्स में कितने हैं, 2000 छात्र हैं। और कला अर्थात आर्ट्स में कितने हैं, उसमें 3000 है। तो इस स्थिति के अनुसार जो वर्गीकरण किया जाता है उसे स्थिति अनुसार वर्गीकरण बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं गुणात्मक वर्गीकरण। गुणात्मक वर्गीकरण क्या होता है? देखिए जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों जैसे कि धर्म, साक्षरता, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो वह विभाजन जो है गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब तथ्यों को जो है वर्णनात्मक विशेषताओं जैसे कि धर्म, साक्षरता, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति आदि के आधार पर जब विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो यह विभाजन जो है गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और दूसरा है बहुगुण वर्गीकरण। तो हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे, लेकिन उदाहरण देने से पहले जो है मैं आपको रेटिंग फॉर्म भी उपलब्ध करा रहा हूँ, चाहे आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए गुणात्मक वर्गीकरण किसे बोलते हैं? जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों, किसके वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर, जैसे धर्म, साक्षरता, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है तो यह विभाजन क्या कैसा कहलाता है? यह गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर पहला कौन सा है? पहला है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। कौन सा है? द्वंद्व भाजन वर्गीकरण। देखिए द्वंद्व भाजन वर्गीकरण किसे बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिकोटोमी। देखिए इस गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों का दो वर्गों में विभाजन द्वंद्व भाजन या साधारण वर्गीकरण कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण किसे बोलते हैं? एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों का दो वर्गों में विभाजन द्वंद्व भाजन या साधारण वर्गीकरण कहलाता है। गुणों की उपस्थिति को बड़े वर्णाक्षरों जैसे ABC द्वारा तथा अनुपस्थिति को वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABC द्वारा जो है इसे ग्रीक वर्णाक्षर अल्फा, बीटा या गामा आदि के द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे
साक्षरता के लिए के आधार पर साक्षर ए तथा निरक्षर ए वर्गों में विभाजन जो है सरल या द्वंद्व भाजन वह कहलाता है। देखिए यहाँ पर मिलता है ना, एक गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर तथ्यों का दो वर्गों में विभाजन होता है ना। जैसे पढ़ा लिखा और अनपढ़, या साक्षर या निरक्षर। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि गुणों की उपस्थिति को बड़े अक्षरों से दर्शा सकते हैं। जैसे व्यक्ति जो साक्षर है तो उसको यहाँ कैपिटल ए से, और यदि गुणों की अनुपस्थिति को वर्णमाला के छोटे अक्षर हो, जैसे ए बी सी से दर्शा सकते हैं। जैसे साक्षर ए इसको कैपिटल लेटर से और निरक्षर को स्मॉल ए से दर्शा सकते हैं। अब गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण होता है मैंने पहला बता दिया, उसके दो प्रकार होते हैं, द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और दूसरा जो होता है बहुगुण वर्गीकरण। तो द्वंद्व भाजन बता दिया, अब पढ़ेंगे हम लोग बहुगुण वर्गीकरण। ठीक है, तो हम समझेंगे बहुगुण वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, बहुगुणी वर्गीकरण में तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गित किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, बहुगुणी इसके नाम से स्पष्ट है। बहुगुणी वर्गीकरण में तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्ग किया जाता है, जिसमें दो से अधिक वर्ग बनते हैं। पहले एक गुण के अनुसार दो वर्ग बनाए जाते हैं, फिर किसी अन्य गुण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के दो उपवर्ग बनाए जाते हैं, और इसी प्रकार दो से अधिक वर्ग तथा उपवर्ग बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी स्थान की जनसंख्या का तीन गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, जैसे लिंग के आधार पर, वैवाहिक स्थिति के आधार पर और साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, तो इसे बहुगुण वर्गीकरण कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये बहुगुणी वर्गीकरण का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या को डिवाइड कर दिया गया पुरुष और स्त्री में। अब यहाँ पर देखिए, पुरुष के भी दो वर्ग बने हैं, पुरुष, विवाहित पुरुष और अविवाहित पुरुष। अब यहाँ पर देखिए, विवाहित के भी दो वर्ग बने हैं, साक्षर विवाहित में जो है कितने साक्षर पुरुष हैं और कितने निरक्षर पुरुष हैं। उसी तरह अविवाहित में कितने साक्षर पुरुष हैं और कितने निरक्षर हैं। अब यहाँ पर स्त्री हम देखिए, इसमें भी दो वर्ग बने हैं, विवाहित स्त्री और अविवाहित स्त्री। अब यहाँ पर देखिए, विवाहित स्त्री के भी दो वर्ग बने हैं, साक्षर विवाहित स्त्री और निरक्षर विवाहित स्त्री। यहाँ पर अविवाहित स्त्री के भी दो वर्ग बने हैं, जैसे कि साक्षर अविवाहित स्त्री और निरक्षर अविवाहित स्त्री। तो इसे जो है बहुगुणी वर्गीकरण कहेंगे, और ये जो है गुणानुसार वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। भाई समझते हैं कि संख्यात्मक वर्गीकरण किसे बोलते हैं। ये फ्रेंड्स, संख्यात्मक वर्गीकरण किसे बोलते हैं, जिसे क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसमें आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर रेटिफायर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए, इसमें कह रहा है कि ऐसे तथ्य जिनको संख्याओं में मापा जा सकता है, ऐसे तथ्य जिनको संख्याओं में मापा जा सकता है, 1 2 4 20 25 1000 2000। ठीक है, जैसे कि आयु हो गया, आयु को संख्या में माप सकते हैं, 20 साल 10 साल 25 साल 60 साल 100 साल। भार हो गया 100 kg 200 300 400 kg। ऊंचाई हो गया 5 फुट 7 फुट 1 फुट 2 फुट। व्यय हो गया 20,000 40,000 50,000 पर मंथ या पर ईयर। मूल्य हो गया, मूल्य को भी संख्या में मापते हैं, 20,000 4,000 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, इस तरह। तो ऐसे तथ्य जिनको संख्या में मापा जा सकता है तथा जिनका परिमाण प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो जाता है, जिसका परिमाण जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे किसी का प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी आयु अलग होगी, भार अलग होगा, ऊंचाई अलग होगी, वह व्यय भी अलग अलग करेगा। ठीक है, तो यह जो है परिमाणात्मक वर्गीकरण अथवा संख्यात्मक वर्गीकरण कहलाता है। इसको संख्यात्मक वर्गीकरण या परिमाणात्मक वर्गीकरण भी बोलते हैं, क्योंकि ये परिमाण को भी दर्शाता है। नीचे की संख्यात्मक तथ्यों का वर्गीकरण सामान्यतः वर्गांतरों के अनुसार किया जाता है। इसमें जो संख्यात्मक तथ्य होते हैं वो सामान्यतः वर्गांतरों के अनुसार उनको व्यक्त किया जाता है। जैसे कि कोई भी वर्गांतर हो सकता है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, या 100 से 500, 500 से 1000, फिर 1000 से 1500, 1500 से 2000। तो इस तरह वर्गांतरों में उनको व्यक्त किया जाता है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का ध्यान रखते हुए सभी समंकों को सुविधानुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे हम लोग देखने का एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक तरफ व्यय लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर है, और दूसरी तरफ जो है विद्यार्थियों की संख्या, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये वर्गांतर ग्रुप है, 500 से 750, 750 से 1000, एक वर्गांतर है। मतलब इनके बीच जो है एक निश्चित अंतर होता है,
500 से 750 के बीच में कितना अंतर है? 250 का। देखिए बाकी सभी में 750 से 1000 के बीच में 250 का, 1000 से 1250 के बीच में 250 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो समझते, देखिए इस तरह दिया जा सकता है कि 500 से 750, मतलब रोज 500 से 750 रुपया व्यय करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 200 है। या 750 से 1000 रुपये व्यय करने वाली छात्रों संख्या कितनी है? तो 150 है। मतलब 150 छात्र जो है 750 से 1000 रुपये व्यय करते हैं। ठीक है, अब ये व्यय जो है मंथली भी हो सकता है, डे बाय डे भी हो सकता है, या वीकली भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए 1000 से 1250 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं? इनकी संख्या 300 है। 1250 से 1500 रुपये खर्च करने वालों की संख्या कितनी है? कितनी छात्रों की संख्या कितनी? 150 है। 1500 से 1750 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 150 है। और 1750 से 2000 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 50 है। टोटल कितने कितने छात्र हैं? टोटल 1000 छात्र हैं। फ्रेंड्स, आज का लेसन कंप्लीट हुआ। वर्गीकरण का आधार या विधियाँ, इसमें जितनी भी विधियाँ हैं मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर के बारे में पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।